गुड मॉर्निंग। आज बीए अंतिम वर्ष में राजस्थान के इतिहास का जो एक टॉपिक है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व राणा सांगा। तो आज राणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीए फाइनल ईयर वालों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें अब तक के सबसे हाईएस्ट 500 वर्ड्स पर सवाल पूछा गया है। इसी टॉपिक से संबंधित बयाना का युद्ध, गागरोन का युद्ध, खानवा और खतौली के युद्ध पूछे गए हैं। तो राणा सांगा से संबंधित ही ये सभी है। तो अपन राणा सांगा के प्रारंभिक जीवन और उसकी राजनीतिक उपलब्धियों में उनके युद्धों का वर्णन करेंगे और एक बार उनका प्रारंभिक जीवन का वर्णन करेंगे। राणा सांगा का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग एक और प्रतापी शासक राणा प्रताप की जन्मस्थली माना जाता है और उसी कुंभलगढ़ दुर्ग में राणा सांगा का भी जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम रायमल था। ये जो रायमल है ये राणा कुंभा के पुत्र थे। यानी कि राणा सांगा के दादा का नाम राणा कुंभा था और कुंभा जैसा प्रतापी शासक जिसका पोता भी राणा सांगा बहुत प्रतापी हुआ है। और कहते हैं इस कड़ी में जो यश राणा कुंभा ने मेवाड़ को दिया था उसी यश को बरकरार रखता है राणा सांगा। अब देखो, जो रायमल है कहते हैं कि 13 कुंवर और 2 कुंवरियों का इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें जो प्रमुख पुत्र है जिनका वर्णन दिया गया है इतिहास में, जिनको महत्वपूर्ण स्थान मिला, वो थे पृथ्वीराज, जयमल, एक राज सिंह नाम का उल्लेख मिलता है और एक थे राणा सांगा जो उस समय संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ करते थे। तो रायमल के 4 पुत्र जिनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। क्या होगा? उत्तराधिकार संघर्ष। अब उस उत्तराधिकार संघर्ष में राणा सांगा जो है उनको कैसे राजगद्दी प्राप्त होती है उसके मामले में देखते हैं। तो कहते हैं कि जब रायमल अपने अंतिम दिनों में था, एक बार बीमार पड़ गया, पर इसमें यह चीज क्लियर है कि जो पृथ्वीराज है वही मेवाड़ का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसके बाद अगर बारी भी आती है तो जयमल की, फिर राज सिंह की और फिर राणा सांगा की। इसका मतलब राणा सांगा की तरफ से तो मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना एक प्रकार से निरर्थक ही माना जाता था उस समय। अब पृथ्वीराज जो है वो बड़ा प्रतापी वीर राजकुमार था, जबकि जो राणा सांगा है वो भी महत्वाकांक्षी था एवं साहसी था। दोनों में ही वीरता कूट कूट करके भरी हुई थी। और ये जो जयमल है ये भी बड़ा प्रतापी राजकुमार था। सिर्फ राज सिंह का जो उल्लेख मिलता है वो कहते हैं कि राज सिंह इतना योग्य नहीं था, मेवाड़ के जो सामंत थे वो भी उनको पसंद नहीं करते थे। अब घटना क्या घटित हुई जिसकी वजह से राणा सांगा को राजगद्दी प्राप्त हुई? एक समय की बात है जब रायमल बीमार पड़ गया, उसी समय चारों राजकुमार कहते हैं कि अपनी अपनी जन्म कुंडलियां लेकर के एक ज्योतिष के पास चले गए। और जो ज्योतिष है उस ज्योतिष ने क्या किया, चारों की जन्म कुंडलियां देखी और जन्म कुंडलियां देखने के बाद उन्होंने बताया कि राजयोग जो लिखा हुआ है वो राणा सांगा का लिखा हुआ है। इसी बात को लेकर के चारों राजकुमार आपस में भिड़ गए और वहीं पर उनका संघर्ष हुआ। इसमें कहते हैं कि इसी संघर्ष में राणा सांगा की एक आंख चली गई। यानी कि जो राणा सांगा सत शरीर वाला है उसको पहला जो आक्रमण यानी घाव सहना पड़ा वो इसी उत्तराधिकार संघर्ष में यानी जन्म कुंडली बताने पर ज्योतिष के पास ही हुआ। लेकिन कहते हैं कि जो चारंगदेव एक नाम का व्यक्ति था उसने उन राजकुमारों के बीच में झगड़े की सुलह करवाई और उनको कहा कि आप लोग ऐसे आपस में नहीं उलझे। और कहते हैं कि एक पास में ही गांव है भीमल गांव, वहां की एक पुजारिन है
चारण जाति की, उसके पास जाए और कहते हैं कि वो बड़ी जानकार है, बता देगी आपको कि भाई क्या चीज है और कौन राजकुमार, मतलब कौन सा राजकुमार मेवाड़ का भावी राजा बनेगा। तो वो सब लेकर के वापिस चले गए भीमल गांव, और भीमल गांव गए तो उस पुजारी ने वापिस यही बताया कि जो उस ज्योतिष ने बताया, और ज्योतिष ने राजयोग किसका बताया था, राणा सांगा का। तो इसी राणा सांगा को उन्होंने कहा कि मेवाड़ का भावी उत्तराधिकारी राणा सांगा ही है। यहीं पर जैसे ही राणा सांगा के नाम का उल्लेख हुआ, वापिस उत्तराधिकार संघर्ष छिड़ गया। पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा आपस में भिड़ गए। इस युद्ध में पृथ्वीराज, जयमल और राणा सांगा तीनों ही घायल हो गए। राणा सांगा भाग करके सेवंतरी गांव पहुंचा, और इसी सेवंतरी गांव में राज सिंह भी आया। तो कहते हैं आपस में ये यही लड़े, लेकिन राणा सांगा सेवंतरी गांव से सीधा भाग करके अजमेर गया, और अजमेर का उस समय हेड था करमचंद पवार। उस करमचंद पवार के पास चला गया, उसके यहां शरण ली, और जो ये राज जयमल है, ये जयमल कहते हैं कालांतर में सोलंकियों से युद्ध करता हुआ मारा गया। किससे? सोलंकियों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी उत्तराधिकार संघर्ष में एक राजकुमार इस प्रकार हटा है कि उसकी मृत्यु हो गई सोलंकियों से युद्ध करते हुए। अभी क्या हुआ, जो पृथ्वीराज है वही उत्तराधिकारी है भावी, लेकिन हुआ क्या, कहते हैं कि इसकी विष निगलने से, धोखे से इसको विष दिया गया और विष निगलने से इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इनके विष में, इनकी मृत्यु में राणा सांगा का कोई योगदान नहीं था। न राणा सांगा की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। कहा जाता है कि ये गए थे सिरोही अपने बहन के लिए, वहां उनके जीजा ने ही उनको खाने में जहर दिया था, जिनकी वजह से ये जहर ज्यादा प्रभाव पड़ गया। और वो वापिस जब वहां से आए तब कुंभलगढ़ दुर्ग में आए थे, और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। ये पृथ्वीराज इतना पराक्रमी था, कहते हैं कि जब घोड़े पर बैठता था तब घोड़ा यूं दौड़ता था जैसे उड़ता हुआ जा रहा हो, इसीलिए पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। और इस उड़ना राजकुमार की मृत्यु कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी, इसलिए इसकी सतरिका बनी हुई है कुंभलगढ़ में। तो एक प्रकार से पृथ्वीराज रास्ते से हटा, जयमल हटा। राज सिंह को मेवाड़ी सामंत पसंद नहीं करते थे। अब जब ये अंतिम दिनों में रायमल अपनी गद्दी पर है, तब उन्होंने आखिर में बीमारी की अवस्था में राणा सांगा को बुलाया, और राणा सांगा का 1509 ईस्वी में 27 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक हुआ। और जब राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, तब राणा सांगा ने करमचंद पवार को, जो अजमेर के थे, करमचंद पवार को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो प्रधानमंत्री नियुक्त किसको किया है? राणा सांगा ने करमचंद पवार को, क्योंकि संकट के दिनों में राणा सांगा को शरण देने वाला कौन था? करमचंद पवार। और इसी करमचंद पवार को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिससे उसकी उत्तर की जो सीमा थी राणा सांगा की, वो सीमाएं सुरक्षित हो गई। अब राणा सांगा का 1509 ईस्वी में राज्याभिषेक भी हो गया, लेकिन उसके चारों तरफ बड़े दुश्मन थे। कुछ कारण तो ऐसे भी थे जो परंपरागत शत्रु थे, एक गुजरात और दूसरा था मालवा। और ये दुश्मनियां इनके दादा राणा कुंभा के समय से चली आ रही थी। तो कहते हैं इन्हें, ये परंपरागत शत्रु है, तो एक तरफ गुजरात था, एक तरफ मालवा था। और उस समय, जिस समय राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ, उस समय दिल्ली की सल्तनत पर एक शासन था सिकंदर लोदी। कौन था? लेकिन सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद नया शासक बना इब्राहिम लोदी। तो कहते हैं कि एक तरफ दिल्ली सल्तनत पर इब्राहिम लोदी बैठा है, मालवा में महमूद खिलजी सेकंड बैठा है। ध्यान रखना, कुंभा के समय महमूद खिलजी फर्स्ट था, तो मालवा में महमूद खिलजी सेकंड है, जबकि गुजरात में मुजफ्फर था।
तो इस प्रकार इसके चारों तरफ शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। प्रारंभिक शत्रु थे, अब वो इन शत्रुओं से कैसे निपटता है, कैसे एक एक को सही पोजीशन में लाकर कहते हैं अपनी वीरता का परिचय देता है। और विशेष करके इसकी उपलब्धि मानी जाती है दिल्ली की सल्तनत पर जो उस समय इब्राहिम लोदी बैठा था, उस इब्राहिम लोदी को उन्होंने पराजित कर दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इससे आगे उसकी राजनीतिक उपलब्धियों को पढ़ते हैं। अब देखिए राणा सांगा की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, उन राजनीतिक उपलब्धियों को एक बार विस्तार से वर्णन करते हैं। कहते हैं कि राणा कुंभा के समय गुजरात से युद्ध क्यों होता है, मालवा से क्यों हुआ, ये अपन ने उससे पहले जो अंतिम वर्ष का कोर्स था राणा कुंभा उसमें पढ़ा था। तो कहता है कि जो दुश्मनी शत्रुता के बीज बोए थे वो तो राणा कुंभा के समय से ही चले आ रहे थे। तो कहते हैं जो दादा ने किया वो कब उसी रास्ते पर चला है राणा सांगा, इसीलिए राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। यानी इसने आसपास के सुल्तानों को पराजित किया और हिंदुस्तान में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी, इसीलिए इसको हिंदूपत कहा जाता है। तो इनकी राजनीतिक उपलब्धियों में एक तो पढ़ेंगे गागरौन का युद्ध, दूसरा पढ़ेंगे खातौली का युद्ध, इसी खातौली के साथ एक और युद्ध है बाड़ी या धौलपुर का युद्ध। बाड़ी नामक स्थान पर धौलपुर के पास हुआ था, इसलिए इसे बाड़ी या धौलपुर का युद्ध कहा जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है अपने पास खानवा का युद्ध। लेकिन कहते हैं कि इनका गुजरात से संघर्ष क्यों हुआ, तो एक बार हम गुजरात को समझते हैं कि गुजरात के संघर्ष के क्या कारण थे। राणा सांगा के गुजरात के संघर्ष के प्रमुख कारणों में वो था एक ईडर का प्रश्न। किसका? अब ईडर में क्या हुआ, ईडर राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पर स्थित एक राज्य था। वहां क्या हुआ कि ईडर का शासक की मृत्यु हो गई, तो उसके दो पुत्र थे, सूर्यमल और भीम। कितने थे? सूर्यमल और भीम। अब क्या है कि सूर्यमल के पुत्र का नाम मिलता है रायमल, जबकि भीम के पुत्र का मिलता है नाम भारमल। अब कालांतर में क्या हुआ था कि सूर्यमल वहां का राजा बना, कहां का? ईडर का। लेकिन जब सूर्यमल राजा बना तो क्या हुआ कि सूर्यमल की मृत्यु हुई, राजा बना, उसके बाद सूर्यमल की मृत्यु हुई। तो सूर्यमल के बाद सूर्यमल का पुत्र रायमल उत्तराधिकारी था, लेकिन रायमल को न बना करके गद्दी से हटा करके उसके चाचा यानी रायमल का चाचा और सूर्यमल का भाई भीम ने रायमल को हटा दिया। इस बात से नाराज हुआ रायमल और रायमल आ गया राणा सांगा की शरण में। अब राणा सांगा के पास चला गया, राणा सांगा ने वहां उसकी मदद की और उसकी मदद से ईडर का राज्य किसको मिला? रायमल को। लेकिन ये भीम को पसंद नहीं आया, लेकिन तब तक भीम की मृत्यु हो गई। तो भीम का जो पुत्र भारमल था वो राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। भीम चला गया गुजरात के शासक मुजफ्फर के पास। मुजफ्फर ने उसकी मदद की और उसकी मदद करके कहते हैं कि आक्रमण किया, लेकिन उसको जीत नहीं पाया। लेकिन तीसरी बार यानी 3 बार आक्रमण किया जाता है और तीसरी बार के युद्ध में रायमल पराजित हो जाता है और भारमल शासक बनता है। कौन बनता है? यानी भीम की मृत्यु होगी तो उसके बाद उसका पुत्र भारमल शासक बनेगा। लेकिन रायमल आ गया
चित्तौड़। अब जैसे ही रायमल चित्तौड़ आया तो राणा सांगा भारी सेना लेकर के कहते हैं कि ये घटना है 1515 ईस्वी की, और 1515 ईस्वी में राणा सांगा की मदद से रायमल वापिस ईडर पर शासन स्थापित कर लेता, और इसमें पराजय होती है गुजरात के शासक मुजफ्फर की, क्योंकि उसने मदद की थी भारमल की, और यही से उनकी दुश्मनी के बीच शुरू हुई। मुजफ्फर ने खूब कोशिशें की, उसने उस समय अहमदनगर का एक शासक था निजाम उल्क, उस निजाम उल्क की सहायता से भी आक्रमण किया, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। तो ये उसकी पराजय थी। इसी बात को लेकर के गुजरात उनका शत्रु बना हुआ था। तो ये तो था गुजरात का कारण। अब देखो गागरोन का युद्ध क्या है। मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष। मालवा और मेवाड़ के संघर्ष का कारण ही गागरोन को माना जाता है। अब क्या था, यहां का शासक था मालवा का महमूद खिलजी, महमूद खिलजी सेकंड। और महमूद खिलजी जो सेकंड है, इसका एक बहुत बड़ा मंत्री था संदेरी का शासक मेदिनी राय। कौन था? संदेरी का शासक। जो महमूद खिलजी के सामंत थे वो मेदिनी राय को पसंद नहीं करते थे, और चूंकि मालवा की राजधानी हुआ करती थी मांडू, तो कहते हैं मांडू से इस सबके विरोध के कारण मेदिनी राय को भगा दिया गया। मेदिनी राय भाग करके कहां आया? गागरोन। गागरोन पे आक्रमण कर दिया महमूद खिलजी ने। तो फिर मेदिनी राय आया चरण में किसके? राणा सांगा के। अब राणा सांगा के शरण में आने का एक कारण, राणा सांगा ने इस गागरोन दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि गागरोन दुर्ग में कौन था? मेदिनी राय। इसीलिए ये युद्ध इतिहास में गागरोन के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1519 ईस्वी में लड़ा गया था। और इस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को पराजय का सामना करना पड़ा, और उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ दुर्ग में रखा गया था। तो यह संघर्ष था मालवा और मेवाड़ का। यानी जो पराक्रम उसके दादा कुंभा ने प्राप्त किया था, जो यश उसको मिला था, वो का वो उसका पोता सांगा प्राप्त कर रहा है, और उसने मालवा को फिर से पराजित कर दिया और हिंदुस्तान में एक प्रकार से अपनी धाक जमा दी। यहां से राजपुताने के जितने राजा सरदार थे वो लगभग राणा सांगा की तरफ बढ़ने शुरू हो गए, यानी राणा सांगा को अपना शासक स्वीकार करने लगे। इसके बाद एक इंपोर्टेंट युद्ध हुआ था खातोली। वैसे हुआ इससे पहले था, लेकिन ये 1517 ईस्वी का है। 1517 ईस्वी में जो खातोली का युद्ध हुआ था, ये खातोली का युद्ध सांगा और दिल्ली का सुल्तान था उस समय इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच में जो युद्ध लड़ा गया 1517 ईस्वी में, वो कौन सा था? खातोली का युद्ध। और इस खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। किसने? राणा सांगा ने। अब खातोली के युद्ध के बाद एक युद्ध और होता है, बाड़ी और धौलपुर का युद्ध, और ये होता है 1518 ईस्वी में। वैसे खातोली पिपलदा तहसील में उस समय कालांतर में कहा जाता था कि कोटा रियासत के अंतर्गत था। अब देखो, जो बाड़ी का युद्ध है ये धौलपुर के पास एक स्थान है, इसलिए इसे धौलपुर का युद्ध भी कहते हैं और बाड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में 1518 में हुआ था, यही वापिस आए, यानी एक साल पहले अपनी हुई पराजय का बदला लेने के लिए दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी कहां आ गया? मेवाड़। और मेवाड़ राणा सांगा से भिड़ता है, और इस युद्ध में भी राणा सांगा किसको पराजित कर देता है? इब्राहिम लोदी को। इस प्रकार इब्राहिम लोदी अपमानित हुआ, वापिस दिल्ली की तरफ चला गया। लेकिन एक राणा सांगा का बढ़िया काम था कि उसने इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद में भी उसकी हत्या नहीं की, ना उसको पकड़ा। इस बात से थोड़े, क्योंकि इब्राहिम लोदी अफगानी मुसलमान था, तो कहते हैं कि आने वाले समय में यही अफगानी मुसलमान राणा सांगा की मदद के लिए आगे आ जाते हैं। अब अगला युद्ध है अपना खानवा का युद्ध, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध लड़ा गया, इससे पहले एक मुठभेड़ हुई थी बयाना नामक स्थान पर, जो घटना है 16 फरवरी 1527 ईस्वी की। यानी 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा और जो उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली का सुल्तान आया था 27 तक 26 में आ गया था, नाम था बाबर। तो बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच में हुआ, और इस युद्ध में कहते हैं कि राणा सांगा विजय हुआ जबकि बाबर पराजित हो गया। तो बयाना का युद्ध बड़ी मुठभेड़ थी, लेकिन इस युद्ध के बाद में कहते हैं कि अंतिम रूप से पराजित बाबर को नहीं किया था। बाबर सीधे रास्ते से प्रस्थान कर रहा है, भाग रहा है, उसकी सेना भागती हुई गई, लेकिन राणा सांगा ने उसका पीछा सीधे रास्ते से न करके टेढ़े मेढ़े रास्ते का सहारा ले लिया, जिससे उसे
मौका मिल गया और अगला युद्ध लड़ा जाता है 17 मार्च, यानी ठीक एक महीने बाद 17 मार्च 1527 ईस्वी को ऐतिहासिक युद्ध हुआ और ये युद्ध कहलाता है खानवा का युद्ध। बयाना और खानवा दोनों ही भरतपुर जिले में है और भरतपुर जिले में जब ये 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ राणा सांगा का, इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो गई और उसकी पराजय के पीछे कुछ कारण थे। उन कारणों में सबसे बड़ा कारण था तोपखाना, दूसरा तुलुगमा पद्धति और तीसरा सेना का संगठित नहीं होना। ये 3 इंपॉर्टेंट कारण माने जाते हैं और अपन तीनों का विश्लेषण करते हैं। एक बार अपन खानवा युद्ध को समझते हैं, तब तक आपको इसको नोट डाउन कर लो। अब देखिए, जो खानवा का युद्ध है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। अब क्या है, खानवा का युद्ध हुआ, उससे पहले एक पानीपत का युद्ध हुआ था और पानीपत के युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके हिंदुस्तान की सत्ता प्राप्त कर ली, यानी एक प्रकार से आगरे पर अधिकार कर लिया और आगरा तक ही सीमाओं का वर्णन मिलता है राणा सांगा की। अब चूंकि स्वाभाविक है कि जब दिल्ली सल्तनत की सीमा और मेवाड़ी सीमाएं आपस में मिल रही है तो वह संघर्ष होना लाजमी था। अब कुछ लोग कहते हैं कि राणा सांगा ने ही बाबर को आमंत्रण दिया था भारत आक्रमण पर। ये बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है, लेकिन ये बात सत्य प्रतीत नहीं होती। इसका एक कारण था कि बाबर कहता है कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुझे राणा सांगा ने आमंत्रित किया। अब अगर राणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को आमंत्रित करता है तो ये बात तो सरासर गलत है। आपने इससे पहले देखे 2 युद्ध, खातौली और बाड़ी, जिसमें राणा सांगा खुद इब्राहिम लोदी को 2 बार पराजित कर चुका है। वो किसी विदेशी को आमंत्रित कैसे करेगा? और दूसरी चीज, इब्राहिम लोदी का उससे बाद में मुठभेड़ हुई नहीं। राणा सांगा की धाक पूरे हिंदुस्तान में जम चुकी थी। सबको पता था कि अगर दिल्ली पर अधिकार करना है तो राणा सांगा को ही पराजित करना पड़ेगा, ना कि इब्राहिम लोदी को, क्योंकि इब्राहिम लोदी 2 बार पराजित हुआ है। तो ये बात तो बाबरनामा में जो लिखी थी बाबर ने, वो गलत थी। दूसरा, ये युद्ध चूंकि बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ है तो कहते हैं कि इस युद्ध में थे कौन। देखो, ये युद्ध कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में राजपुताना की शक्ति को अगर सर्वप्रथम किसी ने सबसे पहले संगठित किया तो वो व्यक्ति ही राणा सांगा है, जिसके शरीर में 80 घाव थे, एक टांग, एक हाथ और एक आंख। ये युद्धों में वो गवा चुका था, यानी एक प्रकार से सत विकसित शरीर वाला व्यक्ति जिसने राजपूती सेना कुछ राजपूती शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करके दिखा दिया, वो व्यक्तित्व था राणा सांगा का। अब देखो, राणा सांगा की तरफ से जो राणा सांगा के पक्ष में खानवा युद्ध में जो आए, खानवा युद्ध में जो उपस्थित हुए, उनके नाम है, अगर देखो तो आप देखो, एक अफगानी था महमूद लोदी, यानी ये समर्थन करते हैं। कारण है कि देखो, हिंदुस्तानी सल्तनत का एकमात्र इब्राहिम लोदी शासक है, सुल्तान है, जो युद्ध स्थल पर लड़ाई करते हुए पानीपत युद्ध में मारा गया था और उसी का बदला, और किसके साथ हुआ? बाबर के साथ। तो बाबर के साथ बदला लेने के लिए ही ये लोदी यहां आए। दूसरा, मेव शासक हसन खान मेवाती, बहुत बड़ा योद्धा है, खानवा युद्ध में इसका बहुत यश माना जाता है। तो हसन खान मेवाती भी राणा सांगा के पक्ष में आया था। मारवाड़ से उस समय जो शासक था वो था राव गांगा। तो राव गांगा ने मारवाड़ से अपने पुत्र राव मालदेव को भेजा। बीकानेर का शासक था उस समय राव जैत सिंह। तो बीकानेर की तरफ से उस समय
जो शासक आया था वो आया था राव जैतसी का पुत्र राव कल्याणमल। तो कहते हैं कि इस प्रकार 109 छोटे बड़े सरदार उपस्थित हुए थे किसमें, राणा सांगा के लिए खानवा युद्ध में। और इसी में अगर मालवा की तरफ से देखें तो संदेरी का शासक, चंदेरी की तरफ से मैदिनी राय उपस्थित था, भरतपुर से अशोक परमार था जो बिजोलिया के समय पर ने पढ़ा है। तो ये सारे लोग अगर राणा सांगा के पक्ष में आए हैं और इतने बड़े राजा आए हैं तो इसका मतलब राणा सांगा का यश तो उस समय था, व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा था उनका। इसी संदर्भ में जब ये युद्ध हुआ तो कहते हैं युद्ध की घटना यूं थी, कुछ प्रकार खानवा युद्ध को समझने की कोशिश करते हैं। यहां माना बाबर है और एक तरफ से जा रहे हैं राणा सांगा। अब क्या हुआ, बाबर ने अपने युद्ध स्थल से ठीक पहले एक गहरी खाई खुदवा दी ताकि शत्रु डायरेक्ट आक्रमण नहीं करे, और इस खाई के ठीक पीछे तोपें लगवा दी। यानी सेना खड़ी है, सेना से आगे खाई और उसके आगे तोपें हैं। इसके बाद उसने अपने पीछे रिजर्व सेना रखी। किसने, बाबर ने। यानी वो पूरा मोर्चा संभाल रहा है। पर कहते हैं कि इससे पहले जो युद्ध हुआ था बयाना, उस बयाना में जब बाबर की पराजय हुई तो बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया था। उसने सौगंध खा ली थी कि आज के बाद वो कभी शराब नहीं पिएगा और अपने सैनिकों को भी इस बारे में समझाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद उसने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध का आह्वान किया और वही उसका जिहाद कहलाया। क्या कहलाया, जिहाद। तो ये बयाना युद्ध के बाद की घटना है। अब उनके लिए कुछ भी रास्ता नहीं था, बाबर के पास भी कोई उपाय नहीं था क्योंकि वो फरगना से आया था, फरगना उसके हाथ में था नहीं, तो उसके लिए तो डू एंड डाई था। अब क्या होता है, सांगा की तरफ से ये लोग क्या कर रहे हैं, तोप का प्रयोग कर रहे हैं, गोले और बारूद के प्रयोग के दम पर जीत रहे हैं। जबकि महाराणा की सेना जो है वो अभी भी परंपरागत युद्ध में दक्ष और परंपरागत तरीके से लड़ रही है। बस इनके पास जो भी था वो था इनकी वीरता और साहस, और वीरता और साहस के दम पर ये भिड़ रहे हैं बाबर से। बाबर ने क्या कर दिया, फिर यहां से कुछ सेना यहां भेज दी, पर ये दूरी में है, यहां जरूर नजदीक लग रहा है, और कुछ सेना उसने यहां भेज दी। और फिर इनमें से भी कहा हुआ था कि जैसे युद्ध का आह्वान होगा कुछ लोग इनमें से और कुछ इनमें से सैनिक यहां आ जाएंगे। यानी चारों तरफ से घेरने की नीति बनाई, और यही नीति कहलाती है बाबर की तुलुकमा पद्धति। अब क्या था, सेना जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, गोले चल रहे, लेकिन मेवाड़ी सेना आक्रमण करते हुए आगे बढ़ गई, जबरदस्त युद्ध लड़ा गया, यहां तक भी पहुंच गए थे। लेकिन फिर बाबर ने तुलुकमा पद्धति का प्रयोग किया, उन्होंने इनको फैलाना शुरू कर दिया। यहां जो आए वो यहां से आक्रमण कर रहे हैं, यहां वाले यहां से आक्रमण कर रहे हैं, और ये सामने से आक्रमण है ही है। फिर पीछे से कुछ सैनिक चले गए इधर, और पीछे से, यानी चारों तरफ से घेर करके राणा सांगा के ऊपर आक्रमण कर दिए गए। और कहते हैं इस युद्ध में राणा सांगा मूर्छित हो गए और खानवा युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो गई। अब जब मूर्छित हुए तो इनको मांडलगढ़ ले जाया गया, और कहते हैं इसी मांडलगढ़ में 1528 ईस्वी में इनको होश आया है। और जैसे ही होश आया तब इन्होंने वापिस आह्वान किया। उसके पास गिने चुने सैनिक रहे थे और उनको कहा कि वापिस चित्तौड़ को पर कब्जा करना है और बाबर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ। तब इन्हीं सैनिकों ने 30 जनवरी 1528 ईस्वी को राणा सांगा के खाने में जहर मिला दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इनकी छतरी आज भी मांडलगढ़ में बनी हुई है। तो इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को हुई। यानी ये वो व्यक्तित्व है जिन्होंने सत विकसित शरीर लेकर के पूरी मेवाड़ी सेना, न केवल मेवाड़ी सेना बल्कि भारतवर्ष में अपना यश कमाया है। खुद उसका दुश्मन बाबर कहता है कि उस समय 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख मिलता था, एक विजयनगर जो दक्षिण भारत में था और एक मेवाड़। वो खुद कहता है कि अगर हिंदुस्तान में टिके रहना है तो दिल्ली की सल्तनत इतनी जरूरी नहीं है जितना राणा सांगा को पराजित करना जरूरी है। क्या व्यक्तित्व रहा होगा जो 80 गांव के सारे, एक टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है और एक आंख नहीं है, उसके बावजूद राजपूती शक्ति को वो एकत्रित कर देता है। ये व्यक्तित्व था राणा सांगा का। धन्यवाद।